नागार्जुन मार्क्सवादी प्रगतिवादी प्रयोग धर्मा होते हुए भी वे एक रूमानियत के भी कवि है। वे प्रणय वेदना के संदर्भ में उनके बारे में कहा जा सकता है कि कवि नागार्जुन के मन में भी प्रेम का पुष्प खिला था। इनकी रचनाओं में प्रेम की तीखी एवं मीठी दोनों ही प्रकार की मर्मस्पर्शी चित्र देखने को मिलता है। वे लिखते हैं कि तुम नहीं हो पास, मैं तो तरसता हूं प्यार के दो बोल सुनने के लिए। एक की 10 अंगुलियां नहीं है काफी कदाचित, रेशमी परितृप्तियों का जाल बुनने के लिए। यहाँ हम नागार्जुन के उस अंतर्निहित भाव का दर्शन करते हैं जो एक प्रेमी और प्रेमिका के मानस में हुआ करता है। नागार्जुन प्रेम के बाद जो उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है वह है व्यंग। व्यंग एक ऐसी विधा है जो आदमी को तिलमिला देती है। इनकी रचनाओं में व्यंग कूट कूट के भरा हुआ था। व्यंग पर कहा जाए कि व्यंग ऐसी विधा है जो आदमी के भीतर तक तिलमिला देती है। कविवर नागार्जुन ने जीवन जगत के सभी प्रकार की विडंबनाओं और विसंगतियों पर तीखे व्यंग प्रहार किए हैं। उन्होंने वह तो था बीमार कविता में लिखा है कि मरो भूख से फौरन आ धमकेगा थानेदार, लिखवा लेगा घर वालों से वह तो था बीमार। मरो भूख से फौरन आ धमकेगा थानेदार, लिखवा लेगा घर वालों से वह तो था बीमार। अगर भूख की बातों से तुम कर न सके इनकार, फिर तो खाएंगे घर वाले हाकिम की फटकार। फिर तो खाएंगे घर वाले हाकिम की फटकार। ले भागेगी जीप लाश को 7 समुंदर पार, अंग अंग की चीर फाड़ होगी फिर बारंबार। मरी भूख को मारेंगे फिर सर्जन के औजार, जो चाहेगी लिखवा लेगी डॉक्टर से सरकार। जिलाधीशी कहलाएंगे करुणा के अवतार, अंदर से धिक्कार उठेगी बाहर से हुंकार। मंत्री लेकिन सुना करेंगे अपनी जय जयकार, 100 का खाना खाएंगे पर लेंगे नहीं डकार। मरो भूख से फौरन आ धमकेगा थानेदार, लिखवा लेगा घर वालों से वह तो था बीमार। लिखवा लेगा घर वालों से वह तो था बीमार। हम कविवर नागार्जुन के भावात्मक पक्ष के साथ ही साथ उनके हम कलागत वैशिष्ट को भी देखते हैं तो वो इस रूप में दिखाई देता है। किसी भी कवि का काव्य कला की परख करनी हो तो उसके कलागत वैशिष्ट को देखना चाहिए। नागार्जुन के काव्य में भावगत वैशिष्ट से भी ज्यादा प्रौढ़ कलागत वैशिष्ट का दिग्दर्शन होता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो इसमें उनकी भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार एवं प्रतीकात्मक बिंबों का स्वरूप वर्णनीय है। भाषा पर हम विचार करते हैं तो नागार्जुन की भाषा में देशीपन के साथ ही अंग्रेजी के शब्दों का भरपूर प्रयोग देखने को मिलता है। इसके साथ ही तत्सम, तद्भव एवं संस्कृत निष्ठ शब्दों की प्रचुरता परिलक्षित होती है। उदाहरण के लिए दृढ़ व्रत और दुर्लभ साहस के जो उदाहरण मूर्तिमंत पर निरावधि बंदी जीवन ने जिनका धूत सा कर दिया अंत, उनको प्रणाम। जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से रहे दूर, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। नागार्जुन लोक भाषा के कवि हैं। इन्होंने ग्रामीण अंचल के स्वाभाविक चित्रों को वर्णित किया है। बनाकर ठूठ छोड़ गया पतझार, अलंग अशगुन सा खड़ा रहा कचनार। नागार्जुन ने अंग्रेजी भाषा के शब्दों को अपने काव्य में इस रूप में वर्णित किया है। प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ है,
7 साल की बच्ची का पिता तो है। सामने गियर के ऊपर हुक से लटका रखी है कांच की 4 चूड़ियां गुलाबी, बस रफ्तार के मुताबिक हिलती रहती है, बस रफ्तार के मुताबिक हिलती रहती है। यहाँ हम देखें तो संस्कृत शब्दों के साथ ही साथ उन्होंने ग्रामीण अंचल के भाषाओं का एवं अंग्रेजी के शब्दों को किस रूप में अपने काव्य में स्थान दिया है वह देखते बनता है। शैली के दृष्टिकोण से अगर हम इनके काव्य का मूल्यांकन करें तो कविवर नागार्जुन ने अपने काव्य को प्रभावोत्पादक बनाने के लिए 3 शैलियों का विशेष रूप से प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में वर्णनात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली एवं उद्बोधनात्मक शैली के प्रयोग प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं। इन्होंने नेता, अफसर एवं भ्रष्टाचारी शोषकों पर विशेष रूप से प्रहार किया है। इस कारण इनकी रचनाओं में तीव्रता एवं तीखापन का गुण आ गया है। रस के दृष्टिकोण से इनकी रचना का हम मूल्यांकन करते हैं तो इनके काव्य में शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र एवं वीर रस की रसानुभूति देखने को मिलती है। छंद में इन्होंने मुख्यतः मुक्त छंद का प्रयोग किया है। अलंकार के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इन्होंने अपने काव्य में उपमा, अनुप्रास, विशेषोक्ति, विशेषण विपर्य, पुनरुक्ति प्रकाश एवं मानवीकरण अलंकारों का अपने काव्य में प्रयोग किया है। अनुप्रास को देखते हैं। कहाँ गिरेंगे एटम या हाइड्रोजन बम, शांत निरीह नगर ग्रामों पर, खेती खानों खलिहानों पर। पुनः एक बार हम इसको कहेंगे। कहाँ गिरेंगे एटम या हाइड्रोजन बम, शांत निरीह नगर ग्रामों पर, खेती खानों खलिहानों पर। इस कविता को दूसरे रूप में जिसको हम कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश, कवि यहाँ कैसे वर्णन करता है देखिए। कहाँ गिरेंगे एटम या हाइड्रोजन बम, नहीं फौज पर, नहीं पुलिस पर, नहीं लाम पर, नहीं मुहिम पर, बम बरसेंगे जनाकीर्ण आबादी पर ही। निरपराध, निर्दोष, निष्कलुष, बाल वृद्ध वनिताओं की ही जान जाएगी। बाल वृद्ध वनिताओं की ही जान जाएगी। इसी प्रकार से हम नागार्जुन के काव्य में मानवीकरण का जो हम उदाहरण देखते हैं, वे लिखते हैं। बरस रही थी मुस्कानों से विवश गरीबी, बरस रही थी मुस्कानों से विवश गरीबी, मुझे दिखाई पड़ी दुर्दशा ही चिरंजीवी, मुझे दिखाई पड़ी दुर्दशा ही चिरंजीवी। किसी भी कवि का हम अगर मूल्यांकन करते हैं तो हम उसके कविताओं में बिंब, प्रतीक एवं योजनाओं का भी दिग्दर्शन करते हैं। उस दृष्टिकोण से देखें तो नागार्जुन ने जिस तरह से बिंब एवं प्रतीकों का वर्णन किया है उसमें सहजता, सरलता, सरसता के साथ ही सुबोधता परिलक्षित होती है। उन्होंने आम आदमी के जीवन दर्शन को, मानवीय मूल्यों को, शोषणवादी चिंतकों को का विरोध करते हुए लोकमानस को जागृत करने का सद संदेश दिया है। अतः हम निसंदेह इस विचार से पूर्णतः सहमत है कि कवि नागार्जुन ने अपनी काव्य धारा को संत कबीर की ही तरह जनवादी एवं निराला की ही तरह पूर्णतः मानवतावादी दृष्टि को अपनाया है। यही कारण है कि उनका काव्य जनवादी होते हुए भी लोक जागरण का काव्य है। एक तरफ वे कबीर और निराला की भावधारा से जुड़ते हुए काव्य लिखते हैं, दूसरे तरफ उन्होंने प्रेमचंद और भारतेंदु की भावधारा एवं व्यंग प्रधान भावधारा को भी उन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है। इसी कारण से हम देखते हैं कि कवि नागार्जुन अपने समकालीन कवियों में सबसे महान
और सबसे उत्कृष्ट कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनकी रचनाएं सीधे हमारे हृदय पर अटैक करती है और हमको अंदर से तिलमिला देती है। खासकर इन्होंने भ्रष्टाचारी नेता, पुलिस अफसर एवं जो धनपशु प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके ऊपर विशेष रूप से इनकी रचनाएं लिखी गई है और ये आम आदमी का नेतृत्व करते हैं। इस कारण से इनको हम जनवादी कवि, समकालीन कवि एवं प्रयोग धर्मा कवि के रूप में जानते हैं। धन्यवाद।